कि एग्जाम जो होता है वो ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है और NBEMS जो कि एक कंडक्टिंग बॉडी है एग्जाम के लिए। सबसे पहली बात तो ये, इंडिया में हर साल अराउंड 5 लाख बच्चे होते हैं जो बी फार्म ग्रेजुएट होते हैं। फार्मेसी के अंदर एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है, मैं फिर से बोलूंगा, क्योंकि ये इकलौता इंडिया का फार्मा नेशनल लेवल एग्जाम है और वो जो नॉलेज है वेरियस डोमेन्स की, उसके लिए आपको क्या करना है, उस 3 घंटे के अंदर नॉलेज को आपको प्रेजेंट करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू PW फार्मा। माय नेम इज पंकज डागर, योर फार्मा मेंटर। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक कंप्लीट रोड मैप फॉर जीपैट 2026। जो बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं जीपैट 2026 के लिए, उनके लिए मैं आज कंप्लीट रोड मैप लेकर आया हूं, जहां मैं डिस्कस करने वाला हूं एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या होगी, एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए इस साल भर में, ताकि हम एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें और एक बेटर रैंक ला सकें। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको एक स्ट्रेटेजी मिल सके। सबसे पहले मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूंगा एक कोट से, जहां लिखा हुआ है फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। मैं चाहता हूं सब बच्चे इसको एक बार पढ़ें और समझने की कोशिश करें। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप प्रॉपर प्लान, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ नहीं करोगे तो आपके चांसेस हैं कि आप उस एग्जाम में फेल हो। दैट मीन्स कि अगर आपने प्लान करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करी तो बहुत चांसेस है कि आप वहां पर क्वालिफाई करोगे और अच्छी रैंक के साथ करोगे। यही मोटो है इस वीडियो का, कि आपको एक प्रॉपर प्लान मिल सके अपने पूरे साल की जर्नी का, ताकि आप जीपैट के एग्जाम को जब देने जाओ तो एक कॉन्फिडेंस के साथ देने जाओ। चलिए कुछ बेसिक बातें मैं बता देता हूं जीपैट की। कुछ बच्चों को अगर हो सकता है ना पता हो, वैसे मैक्सिमम बच्चों को पता होंगी ये बातें, कि एग्जाम जो होता है वो ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है और NBEMS जो कि एक कंडक्टिंग बॉडी है एग्जाम के लिए, वो एग्जाम को कंडक्ट करती है। इससे पहले NTA और उससे पहले AICTE कंडक्ट कराती थी। अगर मैं बात करूं आपसे मार्किंग स्कीम की, तो ये जो एग्जाम होता है इसके अंदर 125 क्वेश्चंस होते हैं, जिनको आपको 3 घंटे के अंदर कंप्लीट करना होता है। हर सही क्वेश्चन पर 4 मार्क्स मिलते हैं, गलत क्वेश्चन पर -1 कट जाते हैं आपके। अगर आपने उसको स्किप किया तो 0 रहता है। ये टोटल जो पेपर होता है वो 500 मार्क्स का होता है। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूंगा तो यहां पर बी फार्म के स्टूडेंट्स, चाहे वो 3rd ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो या फिर बी फार्म ग्रेजुएट हो, ये सब बच्चे यहां पर एलिजिबल होते हैं, क्योंकि स्कोर कार्ड की वैलिडिटी जो होती है वो 3 साल की होती है। तो यहां पर हम हमेशा बोलते हैं जो 3rd ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं कि आप एग्जाम को दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप क्वालिफाई कर दें, क्योंकि जब आप बी फार्म ग्रेजुएट होकर जाएंगे तो आपका जो स्कोर कार्ड होगा वो वैलिड होगा। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई आपके जीपैट के एग्जाम के रिलेटेड। बट सवाल अभी भी ये है कि सर जीपैट क्यों दें, पर्पस क्या है जीपैट देने का, क्यों करें उसकी प्रिपरेशन। तो मैं बता देता हूं यहां पर बच्चा आप लोगों को कि जीपैट क्यों देना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, इंडिया में हर साल अराउंड 5 लाख बच्चे होते हैं जो बी फार्म ग्रेजुएट होते हैं और इस एग्जाम में अपीयर होते हैं 50 से 60 हजार बच्चे। यानी कि अगर आपने ये सोचा है कि आप जीपैट एग्जाम की तैयारी करोगे और एग्जाम देने जाओगे, दैट मीन्स आपने 4.5 लाख बच्चों को ऐसे ही पीछे छोड़ दिया। आप अब उस साल के 5 लाख बच्चों में से टॉप 50,000 में आप ऐसे ही आ गए, क्योंकि ये इंडिया का इकलौता नेशनल लेवल फार्मा एग्जाम है। अगर आप इसमें अपीयर होते हो तो ये आपके लिए विन विन सिचुएशन ही है। वेदर आप अच्छा स्कोर करो ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको चाहो तो CV में भी लिख सकते हो कि हाँ मैंने अपीयर किया था। उससे क्या फायदा हुआ कि सर मैंने उन 4.5 लाख बच्चों को पीछे छोड़ दिया जिन्होंने इस एग्जाम के बारे में सोचा भी नहीं था। क्योंकि यहां आपके जो 8 सेमेस्टर की, 8 सेमेस्टर तक की आपकी जो पढ़ाई रहेगी वो सब आप समराइज कर कर एक साथ रिवाइज कर सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर सकते हो। दैट मीन्स कि हाँ कहीं ना कहीं आप नॉलेज के बेसिस पर तो उन लोगों से अलग हो और आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो भी डिफरेंट होगी, क्योंकि आप जीत कर आ रहे हो 4.5 लाख बच्चों से। मैं अभी इस बात को तो कर ही नहीं रहा हूं कि आपने जीपैट क्वालिफाई किया है नहीं किया है। ठीक है, चलिए तो ये बात हो गई। उसके अलावा और क्या मिलेगा, अगर आप जीपैट क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको इंडिया के टॉप
इंस्टीट्यूट, रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा, चाहे वो नाइपर हो, चाहे वो आईसीटी मुंबई हो, चाहे वो आईआईटी बीएचयू हो, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो डिप्सार हो, चाहे वो जामिया हो, चाहे वो बीआईटी हो, कितने भी इंस्टीट्यूट हैं उन सब में आपको मौका मिलेगा एक अच्छे प्राइम इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ने का। आपकी मर्जी होगी आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा हाँ बिल्कुल आपको हर महीने मंथली आपको 12,400 रुपए एज अ फेलोशिप भी दिए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको ऑब्वियसली जो जितने भी इंस्टीट्यूट्स के मैं नाम ले रहा हूं, यहां पर सबसे मेन चीज जो है, क्यों है ये प्राइम इंस्टीट्यूट, क्योंकि यहां पर रिसर्च फैसिलिटीज अच्छी है। यहां पर जो आपको सुपरवाइजर्स मिलेंगे आपके मास्टर्स के प्रोजेक्ट के लिए, वो अच्छे से अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होते हैं। ऑब्वियसली आप एक्सेल करोगे अपनी लाइफ में और आपको आगे भी बेटर चांसेस मिलेंगे, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटी की बात हो, चाहे वो पीएचडी करने की अपॉर्चुनिटी की बात हो। उसके अलावा आपको ऑब्वियसली अगर आप जीपेट क्वालिफाई करते हो तो क्रेडिबिलिटी मिलती है, आपको रिकॉग्निशन मिलता है, ये सारी चीजें आपको देता है क्या, जीपेट। और सबसे मेन चीज अगर मैं बोलूं, जीपेट आपको फार्मेसी के अंदर एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। मैं फिर से बोलूंगा क्योंकि ये इकलौता इंडिया का फार्मा नेशनल लेवल एग्जाम है ना। तो ऑब्वियसली मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि हर बच्चे को एटलीस्ट इसके अंदर अपियर होना चाहिए, वेदर वो मास्टर्स के लिए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। चाहे वो एमफार्म की बात करें, चाहे वो फार्म एमबीए की बात करें, जीपेट आपको दोनों में बेनिफिट करने वाला है, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर कि स्ट्रेटेजी क्यों चाहिए, सर हमने 5 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर पढ़ाई करी है, 8 सेमेस्टर पढ़ाई करी है, तो हमको स्ट्रेटेजी क्यों चाहिए, हम क्योंकि सवाल तो वहीं से आएंगे जो हमने सर हर सेमेस्टर के अंदर पढ़ाई करी है, बिल्कुल सही बात है। बट जीपेट का जो एग्जाम होता है ना, वो सिर्फ आपकी नॉलेज को टेस्ट नहीं करता है, वो आपका एप्टीट्यूड भी देखता है, वो आपकी प्रिपरेशन की जो एक दृढ़ता होती है उसको भी चेक करता है। और वो जो नॉलेज है वेरियस डोमेन्स की, उसके लिए आपको क्या करना है, उस 3 घंटे के अंदर नॉलेज को आपको प्रेजेंट करना है। उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए ही चाहिए, उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर वो स्ट्रेटेजी नहीं होगी तो ऑब्वियसली फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्वालिफाई करना। नो डाउट आप अभी भी विन विन सिचुएशन में, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, वेदर यू क्वालिफाई वेदर यू नॉट क्वालिफाई, आप अभी भी बहुत बच्चों से आगे हैं। बट अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप एक बेटर लेवल पर पहुंचते हो, ठीक है। चलिए अब मैं अगर बात करूं का, ये एनबीएमएस ने पैटर्न दिया हुआ है, एनटीए से ही इन्होंने अडॉप्ट किया है इसको, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं 38 क्वेश्चंस आउट ऑफ 125 फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं, 28 क्वेश्चन फार्माकोलॉजी से पूछे जाते हैं, 38 क्वेश्चंस फार्मास्यूटिक्स से पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन फार्माकोग्नोसी से और 11 क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट से आते हैं, जिसमें मैनेजमेंट भी आ जाता है, बायोटेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन आ जाता है, हर्बल टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन आ जाता है, नेचुरल प्रोडक्ट से भी क्वेश्चन आ जाता है, वो सब क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहां पर 125 क्वेश्चंस को करने के लिए 3 घंटे मिलते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली ऐसे नहीं मिलते। यहां पर एक टाइम बाउंड सेक्शन होता है। टाइम बाउंड सेक्शन मतलब आपके सामने 25 क्वेश्चंस पहले खुलेंगे, यानी कि 125 क्वेश्चन से आपके पास 5 सेक्शंस होंगे। वहां पर पहले 25 क्वेश्चन यानी सेक्शन 1 खुलेगा और वो सेक्शन आपके सामने सिर्फ 36 मिनट्स के लिए रहने वाला है। आप उन 36 मिनट में से चाहे 26 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लो, चाहे आप 20 मिनट में कंप्लीट कर लो, चाहे आप 35 मिनट में कंप्लीट कर लो, 36 मिनट्स के बाद सेक्शन 2 जो है वो अपने आप ओपन हो जाएगा। आप अगर ये करो कि मैंने 20 मिनट में कर लिया, अब मैं सेक्शन 2 पे जाता हूं, नहीं जा सकते हो। आपको जब तक 36 मिनट कंप्लीट नहीं होंगे आपके पहले, तब तक आप सेक्शन 1 पर ही रहोगे। उसके बाद आप बी पर जाओगे जब 36 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट 36 मिनट जब कंप्लीट होंगे तब आप सेक्शन सी पर जा सकते हो। ये होता है टाइम बाउंड सेक्शन, यानी कि आपको एक्चुअल में एक ही एग्जाम में 5 एग्जाम देने हैं, हर एग्जाम के अंदर 25 क्वेश्चन हैं और वो एग्जाम सिर्फ 36 मिनट में कंप्लीट करना है। ये है अप्रोच इस पेपर का, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं आपसे, अब इन्होंने जो सिलेबस दिया हुआ है उसके हिसाब से मैंने एक मेजर और माइनर थ्योरी बनाई है, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस सब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, किस सब्जेक्ट को कम प्रायोरिटी देनी है, उसके हिसाब से।
बट मैं यहाँ हर बच्चे को जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको एक एडवाइस करूंगा कि प्लीज आप एनवीएमएस की वेबसाइट पर जाइए और जीपैट का सिलेबस पहले डाउनलोड कर लीजिए और इस जीपैट के सिलेबस की एक हार्ड कॉपी अपने पास रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपने लैपटॉप में या फिर अपने मोबाइल में या फिर टैब में डाउनलोड कर ले, नहीं, हार्ड कॉपी मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आपके पास वो हार्ड कॉपी हो, वो 7-8 पेज की जो कॉपी होगी वो आपके पास रहनी चाहिए। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सबसे पहला आपका टास्क होगा ये कि आपके पास एक हार्ड कॉपी रहनी चाहिए। अब जो हमने अपनी मेजर माइनर थ्योरी बनाई है उसके हिसाब से मैंने जीपैट के सिलेबस को मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर सब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड करके रखा हुआ है। हो सकता है कि आपके अप्रोच या फिर आपने कहीं और से वो चीज सीखी हो तो ये अप्रोच आपको डिफरेंट हो, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। सबसे मेजर सब्जेक्ट में फार्माकोलॉजी, ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में मैं आपको बोल रहा हूं टैबलेट, कैप्सूल, एरोसोल्स, स्टेरिलाइजेशन, पैकेजिंग, ये सब आपका फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा, है ना। फिजिकल फार्मेसी आप जानते हो, यहाँ के अंदर रियोलॉजी पढ़ते हो, माइक्रोमेटिक्स पढ़ते हो, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हो, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हो, वो सारी चीजें आपकी फिजिकल फार्मेसी के अंदर आ जाएंगी। देन इसके अंदर आता है हैप और बायोकेमिस्ट्री। अब बच्चा बोलेगा कि सर एनबीएमएस ने इस बार हैप का कोई क्वेश्चन नहीं दिया, कोई बात नहीं, लास्ट ईयर बहुत ज्यादा आए थे, इस बार नहीं आए, हो सकता है अगली बार आए। हम अपने अप्रोच पर बने रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारी मेजर सब्जेक्ट्स हो गए जिसको हमको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद हमारे पास आते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री। आप बोलोगे सर मेडिसिनल केमिस्ट्री को अपने माइनर सब्जेक्ट में रखा हुआ है, मेडिसिनल केमिस्ट्री तो मेजर सब्जेक्ट है। बिल्कुल, देखो मेरा अप्रोच क्या है, मेरा अप्रोच ये है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। मैं ये मानता हूं और अपने बच्चे को ये एडवाइस करता हूं कि आप मेडिकल केमिस्ट्री को माइनर में ही रख के चलो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं मेडिकल केमिस्ट्री के जिनको आप फार्माकोलॉजी की नॉलेज के बेसिस पे सॉल्व कर लेते हो, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आप कितना भी पढ़ लो मेडिकल केमिस्ट्री से आप कर ही नहीं सकते हो उनको। तो मैं ये बोलता हूं कि मेडिकल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके क्यों ना हम इसको माइनर में रखते हैं, अपना जो लास्ट में हमारा अप्रोच होगा उसमें इसको अपना लेंगे, और मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कब अपनाना है इसको, ठीक है। उसके अलावा बायोफार्मास्यूटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, यूरिस्प्रूडेंस है, फार्माकोग्नोसी, इससे आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ जी ये माइनर सब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो ये है हमारी मेजर और माइनर थ्योरी। आपको इन्हीं के हिसाब से पहली प्रायोरिटी आपको इन मेजर सब्जेक्ट्स पे देनी है, उसके बाद आपको इन सब्जेक्ट्स को देनी है प्रायोरिटी। इतनी बात क्लियर है सबको? आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगली अगर मैं बात करूं कि अब कंप्लीट रोड मैप कैसे होगा, मैं देखिए ऑब्वियसली आपको डे टू डे एक्टिविटी नहीं बता सकता आपको कि डे टू डे क्या करना है, वो सब आप ही को प्लान करना पड़ेगा। आपको अपना टाइम टेबल बनाना चाहो या फिर आपकी टू डू लिस्ट बनाना चाहो, जो आप करना चाहो वो आप कर सकते हो। बट एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं यहां पर कि आपको अप्रोच कैसे करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को मैक्सिमम प्रॉब्लम जो आती है वो यही आती है कि शुरू कहां से करें, शुरुआत कैसे करें, और फिर क्या करते हैं वो उठा के एक दिन बहुत कुछ पढ़ने लग जाते हैं और उनका फिर जो मन होता है वो वहां से भर जाता है। ऐसा नहीं करना है, आपको एकदम प्लानिंग के हिसाब से काम करना है। आपको क्या करना है, आपका फेज 1 स्टार्ट होगा, फाउंडेशन फेज। इस फाउंडेशन फेज में आप क्या करोगे कि 1 से लेके 21 दिन तक हर दिन आप 2 से 3 घंटे पढ़ोगे, और सिर्फ क्या पढ़ोगे, आपको पढ़ना है फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन, सिर्फ क्लासिफिकेशन कैटेगरी वाइज, सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ोगे और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन, और कुछ नहीं पढ़ने वाले हो आप, है ना। और साथ में बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कैसे पढ़ोगे सर जी, आपको पढ़ना है इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें, आखिरकार कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये सारी बेसिक नॉलेज आपको पता रहनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, बेसिक चीज़ें, एकदम बेसिक चीज़ें, कोई एकदम ऐसा नहीं कि हाई फाई चीज़ें पढ़ना कर दो, नहीं, एकदम बेसिक चीज़ें। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है उससे, बस इतनी चीजें पढ़नी है आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, ये चीजें आपको क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करना है। याद रखना सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ना है फार्माकोलॉजी के अंदर 21 दिन तक। पहले 21 दिन क्लासिफिकेशन और बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिर्फ यही 2 चीजें पढ़नी है। आपको क्या करना है, जब फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन याद करोगे, पहले आपने उसको पढ़ा, फिर आप उसको बोलकर देखोगे, लिख कर देखोगे,
आप अपने कॉलेज जाओगे, आपको कहीं भी थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम भी मिलेगा और कोई खराब सा पेज मिलेगा, लिख कर देख लेना अपनी उसको क्लासिफिकेशन को। मैं आपको गारंटी देता हूं इन 21 दिनों के अंदर अगर आपने क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजी का याद कर लिया तो आपका 70% काम फार्माकोलॉजी का निपट जाएगा, आपको गारंटी देता हूं मैं। और ये इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको कोई चीज नहीं दे सकती। आप 21 दिन में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंप्लीट करते, जीरो कॉन्फिडेंस रहता आपका। लेकिन अब आप इस स्टेज में आ गए हो कि आपको मैक्सिमम क्लासिफिकेशन ऑफ फार्माकोलॉजी याद हो चुके हैं पहले 21 दिन में। ये अप्रोच बनाना है आपको। आप ट्रैवल कर रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, कहीं भी आप कॉलेज में थोड़ा सा फ्री टाइम मिल गया, हर जगह क्लासिफिकेशन पढ़िए, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए। ये लगातार 21 दिन तक करना है आपको। बहुत ज्यादा प्रेशर तो नहीं पड़ेगा इसमें, आराम से कर सकते हो, खुश भी रहोगे, बाकी काम भी होते रहेंगे और आपके साथ में साथ प्रिपरेशन भी होती रहेगी। आगे की अगर मैं बात करूं, अब जब 22वां दिन स्टार्ट होगा आपका, जब आपका 22वां दिन स्टार्ट होगा तो आपको कैसे करना है। अब आप यहां पर अपने कॉन्सेप्ट बूस्टर पर आ जाओगे और यहां आप इस तरीके से प्लान बनाओगे कि आप मंडे को हैप पढ़ो, थोड़ा सा फार्माकोलॉजी, उन दोनों को मिक्स करके पढ़ो, हैप को और फार्माकोलॉजी को। मान लो आप पढ़ने वाले हो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, पहले हार्ट के बारे में पढ़ लो। आप सीनियस पढ़ने वाले हो तो पहले ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ लो। आप बेसिक जानो, पहले बॉडी की फिजियोलॉजी क्या होती है, वो सारी चीजें जान लो, उसके बाद फिर फार्माकोलॉजी को स्टार्ट करो। फार्माकोलॉजी पढ़ने का सिंपल तरीका होता है कि पहले आप जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ो, फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ो, उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ो, उसके बाद सीएनएस पढ़ो, फिर आप एंटीबायोटिक्स पे जाओ और उसके बाद तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आगे आप आराम से बढ़ते रहोगे। बस एक इनिशियल पुश की जरूरत है आपको, वो मैं देना चाहता हूं यहां पर। उसके बाद आप ट्यूसडे को पढ़ने वाले हो फार्मास्यूटिक्स में आप स्टार्ट करोगे पहले फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी से, जहां आप पहले टैबलेट, कैप्सूल, एरोसोल्स, माइक्रो एनकैप्सुलेशन, पैकेजिंग, स्टेरलाइजेशन, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हो। ठीक है। देन अब मैं बात करूं वेडनेसडे को आपको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पढ़ना है, थर्सडे को आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, फ्राइडे को आपको फार्माकोलॉजी पढ़ना है, और सैटरडे संडे आपको क्या करना है, सैटरडे संडे आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं अभी तक उनको रिवाइज करना है, क्योंकि यहां आपको 4 से 5 घंटे देने, यहां आपको डेली 3 घंटे देने हैं। ये आपका प्लानिंग होना चाहिए फ्रॉम डे 22 टू 66। ठीक है, ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। यानी कि आपको पहले 21 दिन सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स पढ़ने, अगले 45 दिन आपको क्या करना है, अगले 45 दिन आपको इस तरीके से चलना है। आप हो सकता है कि किसी दिन एग्जाम हो, यूनिट टेस्ट हो, कॉलेज में काम हो, आप ऊपर नीचे हो जाओ, बट आपको ये ट्रैक मेंटेन करने की कोशिश करनी है अगले 45 दिन तक, सिर्फ 45 दिन तक। उसके बाद आप क्या करोगे, जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, अगले जो 60 दिन होंगे आपके, वहां आप हर दिन 4 घंटे के हिसाब से पढ़ोगे, और आप मंडे पढ़ोगे फार्माकोलॉजी और मेडिकल केमिस्ट्री, क्योंकि ये दोनों को आप रिलेट कर सकते हो अब। उसके बाद ट्यूसडे फार्मास्यूटिक्स, क्योंकि फार्मास्यूटिक्स एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, यहां पर मैंने सिर्फ फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी नहीं बोला है, आप फिजिकल फार्मेसी भी पढ़ सकते हो, उसके अलावा आप यहां पर इंजीनियरिंग भी पढ़ सकते हो, जो आपको सब्जेक्ट्स उसके हिसाब से ठीक लगे, जो आपका मन करे फार्मास्यूटिक्स का वो सब्जेक्ट पढ़ना है 4 घंटे के लिए। वेडनेसडे को आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे। देन आप पढ़ोगे थर्सडे को फार्माकोग्नोसी एंड बायोकेमिस्ट्री, फ्राइडे को आप पढ़ोगे फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिक्स, उसके बाद सैटरडे और संडे दोनों दिन आप रिवाइज करने वाले हो। साथ में साथ आप अब एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करना, जैसे जैसे आप टॉपिक्स को इनको कंप्लीट कर लो। तो ये एक इनिशियल पुश के लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी जहां से आप स्टार्ट होता है ना, कि जब कोई गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती है तो उसको क्या करते हैं, धक्का मारते हैं स्टार्टिंग से, तो ये वही धक्का है आपको, ताकि आप स्टार्ट हो जाओ, यहां से आप अपनी उड़ान को भर लो, वही यहां पर इनिशियल मोमेंटम है आपका। अगर आपने मेरे कहने से ये 126 दिन तक कंप्लीट कर लिया दोस्त, आई कैन गारंटी यू कि आपका सिलेक्शन अच्छी रैंक के साथ कोई नहीं रोक सकता। सिलेक्शन भी, और वो भी अच्छी रैंक के साथ, कोई नहीं रोक पाएगा फिर आपका, क्योंकि यहां आप इतने 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 आपको पता चीज चल जाएगी कि अब आप दूसरों को नॉलेज दे सकते हो कि मैं आपको कैसे तैयारी करनी है, अगर आपने ये चीजें फॉलो कर ली तो। इसके बाद आपका इतना अच्छा मोमेंटम बन जाएगा, फिर आप खुद पे खुद चीजों के लग जाओगे, आई कैन गारंटी यू दिस। ठीक है। देन चलो, अब इसके बाद सर बात आती है बुक्स की, कि रेफरेंस बुक्स क्या क्या ले लें। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज रेफरेंस बुक्स बताता हूं,
उसके हिसाब से आप उनको फॉलो कर सकते हो। अगर मैं बात करूं फार्माकोलॉजी की, आपको जो ठीक लगे वो बुक फॉलो करना, पढ़कर देख लेना। ये सारी बुक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं ऑनलाइन, वेबसाइट्स पे भी हैं, टेलीग्राम पे भी, जहां से आपको ठीक लगे वहां से ले लेना। बात करूंगा केडी त्रिपाठी की, ऑब्वियसली अच्छी बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है। उसका तारा बी शानबाग, रेंगेनडेल, स्पर्श गुप्ता एंड गोविंद राय गर्ग। मैं अपनी तरफ से जो सजेस्ट करूंगा आपको वो करूंगा स्पर्श गुप्ता एंड गोविंद राय गर्ग, ठीक है। ये बुक क्योंकि बहुत सिंपल और रेंगेनडेल और केडी त्रिपाठी की रिव्यू बुक है, तो आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो। और यहाँ पर बहुत सारे निमोनिक्स भी आपको मिल जाएंगे, इजी लैंग्वेज में मिलेगा, साथ में साथ एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे। तो आप ये बुक मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन मान सकते हो अपने लिए, ठीक है। चलिए आगे की मैं अगर बात करूं आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसके लिए मॉरिसन बॉयड, ऑब्वियसली बहुत टाइम चाहिए आपको। अगर आपके पास टाइम आप निकाल पाओ उतना तो मॉरिसन बॉयड पढ़ना, अदरवाइज आप ओपी टंडन या एमएस चौहान पढ़ सकते हो। कुछ टॉपिक्स के लिए आप अरुल बहल एंड बीएस बहल चुन सकते हो, बहुत कम टॉपिक्स के लिए, अदरवाइज आप इन दोनों बुक्स को देख सकते हो, बहुत अच्छी बुक्स हैं ये। बात करूं मैं आपको फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी की, वहां पर लैकमैन, लिबरमैन, रेमिंगटन, मार्टिन्स, ऑल्टो, ये बुक्स हैं। आप चाहो तो इनमें से कोई सी भी बुक जो आपको सुटेबल लग रही हो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कर सकते हो। देन अगर मैं आपसे बात करूं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की, तो टाइट्रेशन के लिए जो आप बुक चूज करोगे वो आशुतोष कर होगी, पूरा टाइट्रेशन आप वहीं से कंप्लीट करोगे। सुप्रिया महाजन और नीरवा महाजन यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आप चूज कर सकते हो। पाविया और चटवाल एनएमआर और आईआर के लिए आप चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप एनएमआर के लिए बेकेटन एंड स्टैनले भी चूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है ना। सिल्वरस्टीन आप मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो पढ़ोगे वो सिल्वरस्टीन से ही पढ़ोगे, ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं सर वाई आर शर्मा का नाम नहीं लिया आपने, है ना। चलिए वो सब बुक्स नहीं पढ़नी है दोस्त। मेडिसिनल केमिस्ट्री फोए, ऑब्वियसली आपके पास अगर टाइम है, आपको लग रहा है कि अपना टाइम दे पाओगे तो ठीक, अदरवाइज आई वुड सजेस्ट यू कैन गो फॉर हरकिशन सिंह, वीके कपूर एंड आशुतोष कर। इन दोनों में से कोई सी भी बुक मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए आप यूज कर लेना, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक विल्सन, गिस्वाल्ड, फोइस, ये स्टैंडर्ड बुक्स है ना। बट अगर आपके पास टाइम कम लग रहा है आशुतोष कर, ये मैं तो ये इसको रिकमेंड करूंगा सबसे ज्यादा, हरकिशन सिंह और वीके कपूर की बुक जो है उसको आप पढ़ सकते हो। देन अगर मैं आपसे आगे बात करूं बायोकेमिस्ट्री के लिए, सबसे मेन बुक वही है सत्यनारायण, ठीक है। सत्यनारायण की बुक सबसे ऊपर है बायोकेमिस्ट्री के लिए। उसके अलावा आपको चाहिए तो एस चांद, लिपिनकॉट, जो भी आपको ठीक लगेगा उसके हिसाब से पढ़ सकते हो। फिजिकल फार्मेसी के लिए मेरी ऑल एंड ऑल फेवरेट एसपी अग्रवाल, इसी से पढ़ लो। सीवी सुब्रमण्यम, दोनों सेम लेवल है दोनों का। एसपी अग्रवाल आपको पीछे क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, है ना। चलिए देन हैप के लिए रोजन विल्सन और टोटोरा, ऑब्वियसली सबको पता होगा, सबने रोजन विल्सन पढ़ी भी होगी, टोटोरा भी पढ़ी होगी। देन अगर मैं बात करूं आपसे कुछ बाकी सब्जेक्ट्स के, जैसे बायोफार्मास्यूटिक्स के लिए ब्रह्मांकर है, फार्माकोग्नोसी के लिए सीके कोकाटे है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए एनके जैन है, और फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के लिए एनके जैन है। तो ये बुक्स हैं जो आप अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से रेफर कर सकते हो। तो बुक्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आपको क्या पढ़ना है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आपकी स्ट्रेटेजी बन गई, आपको किस तरीके से पढ़ना है। अब सिर्फ एक ही चीज बाकी है, वो है आपका शुरुआत करना। आप शुरू करोगे तो सारी चीजें आसान होती चली जाएंगी, जब तक सिर्फ बैठकर सोचते रहोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, वी आर ऑलवेज विद यू। आप कभी भी हमको इस यूट्यूब चैनल पर पा सकते हो, आप अपनी स्ट्रेटेजी को कभी भी हमसे मॉडिफाई करवा सकते हो। प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन और अपने सक्सेस का पहला स्टेप आप ले सकते हो आज इसी वक्त से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।